Hello, hello, hello. Welcome to Edugiri. I know this energy is back after so many days. What happened is history. I was not well, and I'm not used to not staying well for that long. That irks me a lot, but I think I'm fine now, and probably it's the pollution. I cannot. I'm not the person who is good with pollution. No one is, I suppose, but it plays around with my body a lot. मेरा जो throat है वो clog हो जाता है बहुत बुरी तरह से, and I feel sick. I feel sick if there's a lot of pollution. Thanks, there was some rain here and saved a lot of my energy. So let's get started with a quote today because we all need quotes and to stay motivated. Let's do one today, be it a longer one or a smaller one. Okay. To master believing, all you have to do is tip the balance of your thoughts, words, and actions from not believing to believing. The only thing that can ever get in the way of manifesting what you want is having more thoughts of not believing. Yes. So, mostly what we think about is we say ये तो नहीं होगा, है ना? क्योंकि अगर हम अपने आप को ये बोलेंगे कि ये नहीं होगा और गलती से वो हो जाए तो हमें बहुत डबल खुशी होगी, एंड अगर हम अपने आप को बोलेंगे कि ये होगा 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 और वो गलती से नहीं हुआ तो हमें दुख होगा. देखो यार, दुख तो हमें वैसे भी होगा. अगर कोई चीज़ हम चाहते हैं कि हो जाए और वो ना हो तो दुख तो होता ही है. वी आर नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, एवरीवन फील्स. Why not to think good? Because if we think good, there are higher chances that with that acts, ये को अच्छा सोचने से ही नहीं अच्छा हो जाएगा, ठीक है? बट हाँ, बुरा सोचने से बुरा ज़रूर हो सकता है, बट अच्छा सोचने के साथ साथ अगर एक्ट अच्छा करोगे, मतलब एक्शन लोगे अपनी ड्रीम्स की तरफ, तो येस यू कैन अचीव दैट. बट अगर आप एक्शन ले रहे हो बट आप बुरा भी सोचो कि नहीं 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 होगा, मैं तो ये हूँ वो हूँ, आई रीड all of those comments wherein very clearly you guys are not believing in yourself. Believing in yourself and believing in higher power is very, very important. And obviously, working hard, working smart to achieve your goals is also important. Right? Speaking more words of not believing and taking more actions of not believing that you are of believing, right? और आप एक्ट भी वैसे करते हो कि अरे मेरा तो नहीं होगा, यहाँ पर कुछ और देखते हैं. बेस द मेजॉरिटी ऑफ योर थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस बिलीविंग एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन मस्ट ओबे यू. वो कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने थॉट्स और एक्शंस बिलीविंग की तरफ लेके जाओ rather than not believing. I hope this helps, and if it does, then do comment if you want me to continue with the thought of the day process. आज 11 नवंबर स्टार्ट करेंगे हम अपने एनालिसिस के साथ. और कल एक गलती भी हो गई थी, मैंने स्टैट्यूटरी बॉडी बोल दिया सीबीआई को, सॉरी फॉर दैट. आज हम उसको भी करेक्ट कर लेंगे, एंड थैंक्स टू द पर्सन हु पॉइंटेड आउट. चलिए करते हैं स्टार्ट. गवर्नर्स कैन नॉट सिट ऑन बिल्स पास बाय द हाउस सुप्रीम कोर्ट. तो हम यहाँ पर बहुत दिन से पढ़ रहे हैं कि गवर्नर्स बिल्स पे बैठे जा रहे हैं. अब बिल जो होता है वो क्या होता है? एक प्रपोजल होता है कि ये हमको लॉ बनाना है, ठीक है ना? अब यहाँ पर मैं ये बहुत बार बता चुकी हूँ, लेजिस्लेचर में या फिर पार्लियामेंट में ये पास होता है, एंड अल्टीमेटली जब एक बिल जो है वो लॉ तब बनता है जब उसको एसेंट मिल जाता है स्टेट लेवल में गवर्नर का और सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट का. यस, इतनी बात हमें क्लियर है. अब अगर आप पूछिए कि एसेंट क्या होता है, एसेंट का मतलब होता है अप्रूवल. एसेंट का मतलब होता है अप्रूवल, ठीक है ना? तो गवर्नर जो है वो जब अप्रूव करता है तभी वो बिल जो है वो लॉ बन पाता है. अब अगर गवर्नर जो है, यहाँ से ये हो रहा है, बिल आ रहा है, प्रपोजल बन रहा है, लेजिस्लेटिव असेंबली में पास हो रहा है, बट जो गवर्नर है वो अप्रूवल नहीं दे रहे, तो वो बिल ऐसा ही पड़ा रहेगा. और ऐसा ही कुछ जो है स्टेट्स है वो फेस करें. कौन कौन सी स्टेट्स के बारे में हमने पढ़ा? पंजाब, केरला, तमिलनाडु, ठीक है ना? तो ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि भाई ये तो हमारा बिल पास नहीं कर रहे हैं, आप देखिए क्या हो रहा है. अब यहाँ पे पढ़ेंगे, द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे लेड डाउन दैट अ गवर्नर कैन नॉट सिट ऑन की बिल्स पास बाय अ स्टेट लेजिस्लेचर आफ्टर कास्टिंग डाउट्स ऑन द वैलिडिटी ऑफ द असेंबली सेशन इन विच द proposed laws were passed with overwhelming majority by the elected representatives of the पीपल, राइट? सो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल. अब यहाँ पर क्या है, वो कह रहे हैं कि देखो गवर्नर जो होता है वो कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं. नो डाउट प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है गवर्नर को स्टेट के अंदर, बट वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो बोलते हैं कि इस इंसान को अपॉइंट कर दो, वो अपॉइंट हो जाता है गवर्नर ऑफ द स्टेट. मतलब ये नॉमिनेटेड होता है, यहाँ पे इलेक्शंस नहीं है, लोग इलेक्ट करके नहीं भेज रहे हैं गवर्नर को, ठीक है ना? और इसी वजह से गवर्नर को
ठीक है, क्या बोला जाता है? कैन एनीवन टेल मी द वर्ड दैट यू रीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? वी आर गोइंग टू रीड इट. चलिए आगे पढ़ते हैं. द एपेक्स कोर्ट सेटल द लॉ इन अ रिट पिटिशन फाइल्ड बाय पंजाब गवर्नमेंट represented by senior advocate so and so, complaining that Governor Banwari Lal Purohit has held back crucial bills on Sikh Gurdwaras, the police and higher education passed in a special sitting of the budget session of the Vidhan Sabha on June 19 and June 20. Warning the governor that you are playing with fire, the court directed him to take a decision on the long pending bills, presenting to him real power vests with the elected representatives of the people in parliamentary form of democracy. तो वहां पर वो क्या कह रहे हैं, देखिए जो भी MPs बनते हैं, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर बनते हैं, वो सारे हम लोग इलेक्ट करके भेजते हैं और रियल पावर सुप्रीम कोर्ट कहती है उनके पास लाई करती है. द गवर्नर एज एन अपॉइंटी ऑफ द प्रेसिडेंट इज अ टिटुलर हेड. टिटुलर हेड का मतलब क्या होता है कि यार वो बैठा है वहां पर, एक पोजीशन बनाई गई है उसके पास, बट ही इज नॉट हैविंग द, ही और शी इज नॉट हैविंग द नो रियल पावर. इसके पास कोई भी रियल पावर नहीं होती है. एड एंड एडवाइस. द गवर्नर एक्ट्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सेव इन एरियाज वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स हिम डिस्क्रिशन. एक्सेप्ट, वो क्या कह रहे हैं, एक्सेप्ट इन एरियाज जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन उनको डिस्क्रिशन देती है कि वो अपनी अकल लगा सकें, बाकी उनको जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कह रही है वही उनको करना रहता है. ठीक है जी, चलिए करते हैं, ये लिखते हैं. चलिए यहां पे लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट asked Punjab governor to not sit on the bills passed by state legislature. ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने ये बोला है. नंबर 1 पॉइंट यहाँ पे क्या बनेगा, कि गवर्नर ऑफ पंजाब कौन है? बनवारी लाल पुरोहित जो है वो गवर्नर ऑफ पंजाब है. और जो सेकंड पॉइंट हमें लिखना है वो ये लिखना है कि गवर्नर का क्या रहता है, क्या चीज़ें हैं. तो यहाँ से हम उठाने वाले हैं. ठीक है ना, तो क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, रियल पावर वेस्ट्स with the elected representatives of the people, who are the MPs and the MLAs. The governor is appointed by the president and is a titular head of state. मतलब उसके पास ज्यादा पावर नहीं है, नो रियल पावर. तो क्या करना है उसको, वो किसकी एडवाइस पे चलता है, एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. जो मिनिस्टर्स उसको कहते हैं वो ही उसको करना रहता है. तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनेगा, प्रेसिडेंट हु अपॉइंट्स द गवर्नर, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द गवर्नर. गवर्नर को क्या बोला जाता है कि वो टिटुलर हेड है. ठीक है, किसकी एड एंड एडवाइस पे गवर्नर चलता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की. ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं, ये पढ़ लेते हैं. Chief Justice D.Y. Chandrachud dictating the order in court as the head of the bench comprising Justice so and so said it was the right of each house of legislature to be the sole judge of the lawfulness of its own proceedings. तो वो क्या कहते हैं कि जो लेजिस्लेचर है, मतलब जो लॉ मेकिंग अथॉरिटी है, उसको पता है वो क्या कर रही है. ठीक है ना, और वो सोल जज है कि कुछ चीज़ लॉफुल है या फिर नहीं है. ठीक है ना. द बेंच ऑब्जर्व दैट अ हाउस वॉज गवर्न बाय द डिसीजन ऑफ द स्पीकर ऑन एडजर्नमेंट. इट वुड नॉट बी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड फॉर द गवर्नर टू क्वेश्चन हाउ द स्पीकर एक्सरसाइज हिज जुरिसडिक्शन ओवर द कंडक्ट ऑफ द हाउस. तो यहाँ पे जो पंजाब के गवर्नर थे उन्होंने वैलिडिटी, उस जो सिटिंग की वैलिडिटी थी वही उस पर ही क्वेश्चन कर दिया. तो सुप्रीम कोर्ट कहते हैं वो नहीं कर सकते. द कोर्ट सेड द गवर्नर कुड ईदर
asset to the bills, withhold asset and send them back with a message. तो ये हमने आर्टिकल 200 के अंदर पढ़ा था, आर्टिकल 200 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने थोड़े ही दिन पहले बहुत लंबा सेशन गया था जब मैंने आर्टिकल 200 पे आपको क्लैरिटी दी थी, प्लीज़ वो आप जाके देख सकते हैं। टिटुलर का हेड का मीनिंग होल्डिंग और कॉन्स्टिट्यूटिंग प्योरली अ फॉर्मल पोजिशन और टाइटल विदाउट एनी रियल अथॉरिटी। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है देयर इज नो रियल अथॉरिटी दैट द गवर्नर हैज़। ओके, इंडिया यूएस। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे मिस्टर ऑस्टिन वेलकम्ड इंडियाज डिसीजन टू बिकम अ फुल मेंबर ऑफ कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस, अ मल्टीलेटरल कंस्ट्रक्ट हेडक्वार्टर्ड इन बहरीन। तो ये हमें पता होना चाहिए कि ये क्या है, तो पहले लिख लेंगे हम कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस। कंबाइंड, इंडिया becomes member of combined maritime forces। ठीक है ना। अब सबसे पहले हेडक्वार्टर कहाँ पे, हेडक्वार्टर इन बहरीन। ठीक है ना। अब इंडिया इसकी मेंबर बन गई है। इट इज़ अ मल्टीनेशनल मैरीटाइम पार्टनरशिप विद एग्जिस्ट टू अपहोल्ड रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर बाय काउंटरिंग इलिसिट नॉन स्टेट एक्टर्स ऑन द हाई सीज एंड प्रमोटिंग सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी अप्रॉक्स 3.2 मिलियन स्क्वायर माइल्स ऑफ इंटरनेशनल वाटर। पहले ये लिख लेंगे और फिर समझेंगे। इट इज़ अ मल्टीनेशनल मैरीटाइम partnership which exists to uphold the rules-based international order, that is RBIO, by countering illicit non-state actors on high seas. Promoting security in international waters, encompass some of the world's most important shipping lanes। तो बेसिकली क्या है, देखिए हाई वाटर्स क्या है, इंटरनेशनल वाटर मतलब जो किसी भी कंट्री को बिलोंग नहीं करते, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पे। हाई सीज, हाई वाटर नहीं, हाई सीज। ठीक है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इनके बारे में इतनी बात क्यों होती है हाई सीज के बारे में, क्योंकि यहाँ से हमारी शिप्स निकलती हैं और जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, इलिसिट मतलब जो लूट करने की कोशिश करते हैं, लूटने की कोशिश करते हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है। तो उनकी ये सिक्योरिटी में जो है, ये बहरीन में हेडक्वार्टर है किसका, कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस का। अब यहाँ पे जो हमारा थर्ड पॉइंट बनेगा कि जो सीएमएफ की कमांडर है वो यूएस नेवी है। सीएमएफ इज कमांडेड बाय यूएस नेवी वाइस एडमिरल। ठीक है, 34 कंट्रीज, 34 + 1 अब इसकी मेंबर बन गए, कंट्रीज आर मेंबर्स। ठीक है ना, जिसके अंदर से मेंबर्स कौन कौन है, बहरीन, बेल्जियम, ब्राज़ील, कनाडा, डेनमार्क, इजिप्ट, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, इराक, इटली, जापान, जॉर्डन, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, कुवैत, मलेशिया, नेदरलैंड्स, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पाकिस्तान, फिलीपींस, पोर्टुगल, कतर, सऊदी अरेबिया, सेशल्स, सिंगापुर, स्पेन, थाईलैंड, टर्की, यूएई, यूके, यूएसए, येमेन, ऑल ऑफ दीज आर द मेंबर कंट्रीज। +1 में कौन है, इंडिया जो अभी अभी मेंबर बना है। ठीक है जी। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समथिंग न्यू हैपनिंग। तो ये आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, कमांड कौन करता है, किसने अभी ज्वाइन किया है, टोटल मेंबर्स कितने हैं। ठीक है, अयोध्या आइज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन दीपोत्सव सेलिब्रेशंस, दैट इज दिवाली सेलिब्रेशन। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट is aiming to create a new Guinness World Book of World Record in Ayodhya by lighting more than 24 lakh diyas, earthen lamps, at 51 ghats this Deepotsav, with the administration in making elaborate arrangements for it. Since 2017, Deepotsav has been making a new record. This year, more than 24 lakh lamps will be illuminated, said the Uttar Pradesh government. Amid efforts to achieve the ambitious target, the state has invited individuals from across the globe to participate virtually in Ayodhya's Deepotsav through the recently launched Holy Ayodhya mobile app। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश
government aiming to create Guinness Book of World Record by lighting more than 24 lakh दियास। क्या करेंगे? 24 लाख दियास जो हैं उसको लाइट अप करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में एंटर करने के लिए। ठीक है ना। दीपोत्सव चलिए अब आगे चलेंगे। द गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड, अब यार ये बिल्स दोबारा से आ गए हैं। अगर आपको ये नहीं पता है तो इंडिया के अंदर न्यू क्रिमिनल लॉज जो हैं वो आ सकते हैं। अभी ये बिल्स हैं, अगर ये पास हो जाते हैं और लॉ बन जाते हैं तो हमारे पास नए बिल्स जो हैं वो आ जाएंगे। ठीक है ना। भारतीय न्याय संहिता बिल विल रिप्लेस IPC, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल विल रिप्लेस CRPC एंड भारतीय साक्ष्य बिल विल रिप्लेस IEA। ठीक है, तो ये हमें कौन किसको रिप्लेस कर रहा है ये हमें पता होना चाहिए, और ये मैंने आपको पहले भी बहुत बार लिखवाया है। अगर आपने अभी तक नहीं लिखा है तो प्लीज़ ये लिख लीजिए, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। तो हमारा जो सिस्टम है वो रिफॉर्मेटिव सिस्टम है, ना कि प्यूनिटिव सिस्टम है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बहुत दिन हो गए, चलो हमने ये करे नहीं। क्रिमिनल लॉज इन इंडिया ये लिख लेते हैं। प्लीज़ अगर आपने ये टेबल पहले बनाया हुआ है तो याद करने की तरफ ध्यान देंगे, ना कि इसको दोबारा से लिखने की तरफ। अगर आपने नहीं लिखा है तभी आप लिखिए, नहीं तो इसको याद करने की तरफ ध्यान देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर है इंडियन पीनल कोड, जो कि डिफाइन करता है ऑफेंसेस को, कि ये ऑफेंस अगर ये किया है तो ये ऑफेंस बन जाएगा। IPC की जगह क्या आ सकता है? भारतीय न्याय संहिता बिल। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है? उसके बाद है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। ठीक है, जो कि लेकर आएगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल। ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? भारतीय साक्ष्य बिल, इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करेगा। प्रोसीजर के अंदर मैं हमेशा बताती हूँ अरेस्ट कैसे होगा, बेल कैसे मिलेगा। ठीक है, ये सब चीज़ों के बारे में। एविडेंस के अंदर कौन सा एविडेंस जो है ले सकते हैं, कौन सा नहीं ले सकते, कैसे सबमिट करना है, क्या चाहिए क्या नहीं, ये सब कुछ डिफाइन किया जाता है। तो ये हमारे ओल्ड लॉज हैं और ये हमारे न्यू बिल्स हैं। बिल्स मतलब क्या होता है? प्रपोजल। बिल का मतलब क्या होता है? प्रपोजल। ठीक है ना। अब ये लॉ बने नहीं है, दीज आर सिंपली प्रपोजल्स, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करें, यहाँ पर हमने ये न्यू और ओल्ड के बारे में बात करी। सेकेंड पॉइंट के अंदर हम बात करें कि जो हमारा सिस्टम है, ये PYQ है, बहुत पेपर्स में आ जाता है कि हमारा जो क्रिमिनल लॉ का सिस्टम है, क्रिमिनल लॉ सिस्टम इन इंडिया is reformative system rather than punitive system। ठीक है ना। अब यहाँ पर रिफॉर्म, यहाँ पे क्या हम वर्ड कैच कर पा रहे हैं? रिफॉर्म। ठीक है, क्या है कि रिफॉर्म लेकर आए, चेंजेस लेकर आए हम उस इंसान में जिसने क्राइम कमिट किया है, उसको रिहैबिलिटेट करें, उसको कोई स्किल सिखाएं, उसको बताएं कि क्या गलती है, कैसे उसको शांत किया जाए। रिफॉर्मेटिव सो दैट वो सोसाइटी में वापस जा कर के काम कर सके, वापस भेज कर सोसाइटी में उसको एक नॉर्मल इंसान की तरह वो रह सके। प्यूनिटिव का मतलब क्या होता है? पनिशमेंट, कि बस पनिशमेंट ने ये गलती कर दी, इसको पनिशमेंट दे दो, इम्प्रूवमेंट हमें कुछ नहीं करनी है। तो हमारे यहाँ पर जो सिस्टम है वो रिफॉर्मेटिव सिस्टम है, कि जो इनमेट्स हैं, जो जेल के अंदर हैं, जिसने क्राइम कमिट किया है, उसके अंदर चेंज लेकर आना है, रादर देन सिर्फ और सिर्फ पनिशमेंट।
राइट। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये PYQ है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि इंडिया का जो क्रिमिनल सिस्टम है वो रिफॉर्मेटिव है या प्यूनिटिव है, रिफॉर्मेटिव है। उसके बाद आगे चलेंगे, द CRPC हैज प्रोविजन स्टार्टिंग आउट द प्रोसेस ऑफ अरेस्ट एंड ट्रायल एज वेल एज आइटम्स सच एज 144 दैट एम्पावर द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू इम्पोज वेरियस रिस्ट्रिक्शंस। तो यही है, CRPC अपने आप ही बोल रहे हैं प्रोसीजर ले डाउन करता है, अरेस्ट कैसे होगी, बेल कैसे होगी, जितने भी प्रोसीजर्स हैं कि कैसे कब क्या होगा वो हमें CRPC बताता है। उसके बाद द IPC स्पेसिफाइज दैट अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 7 years कैन नॉट बी अक्यूज ऑफ एन ऑफेंस। अब यहाँ पर हमें अगेन ये थर्ड पॉइंट लिख लेना है, ठीक है। IPC स्पेसिफाइज दैट चाइल्ड बिलो 7 years of age, 7 years cannot be accused of an offense, ठीक है ना। जो 7 साल का बच्चा है उसको पता ही नहीं है वो कर क्या रहा है, 7 years। इट प्रोवाइड्स सच एग्जम्पशन until provides such exemption until 12 years of age if child is found not to have attained ठीक है ना। अगर उसको समझ नहीं आई है 12 साल तक भी बहुत सारी चीज़ों की, तब भी वो मतलब किसी भी ऑफेंस में अक्यूज नहीं हो सकता। 7 साल का बच्चा और 12 साल का बच्चा अगर लग रहा है कि उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं आई है देन, ठीक है। अब 377 के अंदर सेक्स बिटवीन द सेम सेक्स में अगर इंटरकोर्स होता है तो ये ड्रॉप कर दिया गया था, पहले इट वाज एन ऑफेंस, अब ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। अब यहाँ पे जस्टिस वर्मा कमेटी ने क्या कहा था, जस्टिस वर्मा कमेटी ने क्या कहा था, ये 4th पॉइंट बनेगा, लिखेंगे। जस्टिस वर्मा कमेटी in 2013 recommended making marital rape an offense. Not done that. अब इसके अंदर क्वेश्चन आ रहा है कि जस्टिस वर्मा कमेटी कब बैठी थी, 2013 में। क्या कहा था मैरिटल रेप से कि इसको ऑफेंस बना देना चाहिए। मैरिटल रेप का मतलब क्या होता है कि मैरिज के अंदर सेक्स विद इन मैरिज विदाउट कंसेंट। अब इंडिया के अंदर तो ये कहा जाता है कि अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में सेक्स हो रहा है, कंसेंट के साथ है, विद कंसेंट के साथ है, हार्डली मैटर्स, सो देयरफॉर इट इज़ नॉट रेप। वैसे रेप का क्या है कि अगर विदाउट कंसेंट सेक्स हो रहा है तो इट इज़ रेप, बट मैरिज के अंदर एक्सेप्शन डाली हुई है, तो लोग कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपकी क्या ओपिनियन है ज़रूर शेयर करना इन द कॉमेंट्स। अब IPC कब इनैक्ट हुआ था, IPC इनैक्टेड इन 1860, ठीक है, और लॉर्ड मकॉले ने इसको लेकर आए थे, ये ब्रिटिशर्स के टाइम का है ये लॉ। द बिल रिप्लेसिंग IPC प्रोवाइड्स अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस, पहले उसको अनसाउंड माइंड वर्ड यूज करते थे, अब मेंटल इलनेस जैसे कि मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 में डिफाइंड है वैसे ही यहाँ पर डिफाइन किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि मेंटल हेल्थ केयर एक्ट भी है एक, ठीक है, और जो 2017 में आया था। अगर इतना आपको पता है तो बहुत है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ विद विच द लोकसभा, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब चेयरफुलनेस, चेयरफुल रेडीनेस। चलो पहले हम मीनिंग ही लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चेयरफुलनेस, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी विद, तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि किस तरह से जो लोकसभा की एथिक्स कमेटी है उन्होंने रेकमेंड कर दिया है कि तृणमूल कांग्रेस की जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है महुआ मोइत्रा, उसको लोअर हाउस में से मतलब लोकसभा में से निकाल दिया जाए। अब जो ऑर्डर हैं वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं इस बात से कि ये जो किया गया है ये बिल्कुल ही गलत किया गया है, ठीक है ना। द कमिटी विद द हेल्प ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फाउंड दैट MP's credentials were used online from Dubai 47 times to access the parliament portal। अब जो पार्लियामेंट्री पोर्टल है ना, जो MP's का
होता है वो सिर्फ और सिर्फ एमपीज असेस कर सकते हैं और उनका जो पासवर्ड है वो कोई और यूज नहीं कर सकता है। बट फिर भी ऑथर कह रहा है कि जो पनिशमेंट दी जा रही है वो बहुत ज्यादा है। पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस वर सबमिटेड फ्रॉम अब्रॉड, जो पार्लियामेंट में क्वेश्चंस पूछे गए उनके द्वारा वो बाहर से दुबई में किसी ने बना करके उनको भेजे थे और वो क्वेश्चंस उन्होंने भेजे और यही उनके ऊपर एलिगेशन है कि उन्होंने पैसा लिया कुछ क्वेश्चंस पूछने के लिए लोकसभा में, विच इज एन ऑफेंस। ठीक है। If MPs are barred from sharing their login credentials with others, the rule must equally apply to one and all. Now that committee has taken this extreme step of calling for the expulsion of an elected member from the House, thereby depriving the voters of her constituency represent, it should also investigate how other MPs prepare and submit parliamentary questions. अब यहाँ पे ऑर्डर कह रहे हैं कि दूसरे MPs का भी देखना चाहिए कि वहाँ पे तो नहीं कुछ गड़बड़ी हो रही है, सिर्फ इनके साथ ही नहीं होना चाहिए। तो हमें क्या पता होना चाहिए कौन सी MP को रेकमेंड किया गया है, किस कमेटी ने रेकमेंड किया, वो कौन सी पार्टी को बिलोंग करते हैं, उन्होंने किया क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। और इसके नोट्स हम ऑलरेडी कल बहुत अच्छे से बना चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। मल्टीपल पीसेस ऑफ रेगुलेशन लेजिस्लेशन एंड रेगुलेशन प्रोहिबिटिंग रैगिंग इन कैंपसेस। तो रैगिंग क्या होता है, जिसके अंदर जो सीनियर्स होते हैं कॉलेजेस के अंदर जूनियर्स को बोलते हैं कि आप ये करो वो करो, और कई बार जो होता है वो लिमिट क्रॉस कर जाते हैं एंड बहुत सारे सुसाइडल केसेस भी देखे हैं जहाँ पे जूनियर्स जो हैं वो सुसाइड कमिट कर लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर वो कह रहे कि 17-year-old boy died due to ragging in West Bengal's Jadavpur University. A second-year undergraduate student of PSG College of Technology in Tamil Nadu has been left brutalized physically and mentally for refusing to yield to monetary extortion by his seniors. Both states were among the earliest to enact legislation banning ragging. अब वो कह रहे हैं कि वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु पहली स्टेट्स थी जहां पर रैगिंग के ऊपर लेजिस्लेशन आ गई। लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है कि लॉ बना दिया गया था, फिर भी यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। That students undergo such traumatic experience despite civil society being rudely awakened by spine-chilling cases of brutalizing and even murder of victims। ठीक है ना, ये कह रहे हैं कि ये केसेस फिर भी आ रहे हैं जबकि लोगों को पता है कि ये नहीं करना है, और बहुत सारे हमने केसेस भी देख रहे हैं। फ्रॉम बुलिंग एंड harassing freshers to ensure subservience to seniors, acts of ragging have taken तो मतलब एक्ट ऑफ रैगिंग हो रहे हैं। अब इसके अंदर तो सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट की थी, तो सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड R.K. राघवन कमिटी हैड कैप्चर्ड द causes and suggested actionable remedies in 2007 report, the menace of ragging in educational institutions and measures to curb it। तो ये कमिटी बिठाई गई थी, ये इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली, इसको हम नोट करेंगे, पहले आगे पढ़ लेते हैं। The panel rightly categorized ragging as a form of psychopathic behavior and a reflection of deviant personalities. In 1999, University Grants Commission Committee had recommended a prohibition, prevention and punishment approach to curb ragging. Yet, as the Raghavan Committee pointed out, many state laws only seek to prohibit and not prevent ragging. In its word, while prevention, वो कह रहे हैं कि prohibit मतलब कि मत करो, prevention के लिए steps लेने चाहिए, ऐसा राघवन कमेटी में बोला गया था। In its word, while prevention must lead to prohibition, the reverse need not be true. Despite the UGC regulations on curbing and measures, except for formalities such as conducting freshers parties, mandating undertaking from students, ये सब कुछ करते हैं, but actual actions नहीं लिए जा रहे, which is wrong। ठीक है ना, क्योंकि अल्टीमेटली जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत सारे स्टूडेंट्स सुसाइड कर लेते हैं, कुछ तो न्यूज़ में भी नहीं आते हैं, विच इज़ राइट। तो R.K. राघव मतलब ये लोग सही कह रहे हैं, R.K. राघवन कमेटी, ये क्वेश्चन जो है ये PYQs में बहुत बार आ चुका है, तो देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो R.K. राघवन कमेटी जो है वो क्या कहती है, रिपोर्ट इन 2007 captured causes and suggested actionable remedies in case of ragging। अब यहाँ पे इतना बड़ा नहीं पूछते, ये पूछते हैं कि ये कमेटी क्यों बिठाई गई थी, इसने क्या करना था, और हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है वो सिंपली रैगिंग होगा। 2007 में बिठाई गई थी और R.K. राघवन कमेटी है ये। ठीक है। अब यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा, द menace of ragging in educational institutions and measures to curb it।
ठीक है ना, ये रिपोर्ट इन्होंने लिखी थी। हमें क्या इस रिपोर्ट का नाम कोई पूछ सकता है? बहुत कम चांसेस है। हमें यही क्वेश्चन आ सकता है कि ये बताओ आर के राघवन कमेटी क्यों बिठाई गई थी, बस इतना ही क्वेश्चन हमारा बनता है। अब चलिए आगे चलेंगे। 168 विलेजेस, हाँ यार जो मैंने गलती कर दी थी कल वो सुधार रही हूँ। सीबीआई इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी। सीबीआई जो है वो अपना जो पावर है वो डिराइव करती है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट से। इट इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, प्लीज करेक्ट, ये करेक्ट कर लीजिए अपने नोट्स के अंदर, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कल वाले बात उसमें। 168 विलेजेस अलॉन्ग चाइना बॉर्डर टू गेट रोड कनेक्टिविटी, तो ये हम नोट कर लेंगे। 168 villages along China border to get road connectivity in a year, ठीक है ना। जो बॉर्डर्स के साथ लगने वाले विलेजेस हैं, 168 विलेजेस जो बॉर्डर के साथ हैं, उनको क्या मिलेगा? उनको कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी मिलेगी आने वाले 1 साल में। जो चाइना के साथ लगते हुए विलेजेस हैं, बॉर्डर के साथ जो बॉर्डर विलेजेस हैं चाइना के हमारी वाली साइड, वो। Union Home Minister Amit Shah on Friday said 168 villages along China border that do not have any connectivity yet would be connected by road and other forms of communication in the next 1 year. He said that country security would suffer if border villages were emptied out due to migration, and the Vibrant Village program would ensure that all facilities and infrastructure reach there. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या है कि अगर बॉर्डर विलेज में से लोग छोड़कर चले जाते हैं और वो माइग्रेशन करके किसी और सिटी में या किसी और गांव में चले जाते हैं, तो हमारे जो बॉर्डर एरियाज हैं वो सेफ नहीं है। और वो लोग क्यों छोड़कर जा रहे हैं? वो इसलिए छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि वहां पे फैसिलिटीज नहीं है, ठीक है ना। टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ माइग्रेशन, ठीक है ना, एम्प्टीड विलेजेस, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक और की बात कर रहे हैं, एक और प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, वो क्या है? वाइब्रेंट विलेज, क्या है? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, दैट इज VVP, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है वो क्या है? ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इन बॉर्डर विलेजेस। अब देखिए यहाँ पर अमित शाह ने क्या कहा है कि 1 ईयर के अंदर हम लोग कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन, देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन जो है फैसिलिटीज प्रोवाइड कर देंगे 1 ईयर में। कौन से बॉर्डर विलेजेस में? जो चाइना के साथ लगते हैं, इंडिया वाली साइड। ये क्यों कर रहे हैं? टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ माइग्रेशन, ठीक है। एक और स्कीम ऑलरेडी चल रही है जो कि है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ये क्या करेगी? बॉर्डर विलेज जिसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये काम करेगी, ये पहले से चल रही है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ही सेड द कंट्री कुड नॉट बी सेफ विदाउट डेवलपमेंट ऑफ द बॉर्डर एरियाज। मिस्टर शाह वाज स्पीकिंग एट द 62nd रेजिंग डे पैरेड ऑफ इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस इन देहरादून। तो यहाँ पर 62nd किस चीज पे बोला है? 62nd रेजिंग डे पैरेड ऑफ इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, दैट इज ITBP देहरादून, ठीक है ना। अब ये जो हमारी ITBP है ये क्या है? ITBP इज प्राइमरी फोर्स डिप्लॉयड along 3488 kilometer China border. He said that 7 battalions of the ITBP were sanctioned by the government, and out of them 4 battalions would be deployed shortly. Mr. Shah said these 7 battalions and 1 sector headquarters would be built. तो ये 7 battalions, और last time हुआ था, कहा गया था 4 जो हैं वो हो गई हैं, और वो कह रहे हैं कि battalions would be deployed shortly, 4 जो हैं वो shortly आ जाएंगी, ठीक है, out of the 7 है। और उसमें द सेंटर वांटेड द बॉर्डर विलेज टू बी ट्रीटेड एज फर्स्ट विलेज, ठीक है। मिस्टर शाह सेड अमंग द मेनी न्यू इनिशिएटिव्स टेकन इन ऑन फ्राइडे द सेल्फ सस्टेनेबल एनर्जी बिल्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा ये 5th पॉइंट बनेगा जो कि क्या है? तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? सेल्फ सस्टेनेबल
एनर्जी बिल्डिंग, जिसको क्या बोला जा रहा है, SSEB। अब ये क्या है? Sorry for the verb. Was very special building at an altitude, was a very special building at an altitude, special building at altitude of 17,000 feet in cold desert. Building was दिवाली के, keep the soldiers safe, ये नोट करेंगे हम, keep the soldiers safe at a temperature of 18 to 19 degree Celsius. He said the SSBE was completed in just 2 months. ठीक है ना, तो ये स्पेशल बिल्डिंग, उनको कोल्ड है वहाँ पे, ठंड बहुत ज़्यादा है, उससे ये सेव करेगी, उनको ठंड से सेव करने के लिए बिल्डिंग जो है बनाई गई है 17,000 फीट पर, ये कोल्ड डेजर्ट में बनाई गई है। ठीक है। INB मिनिस्ट्री रिलीजेस ड्राफ्ट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस बिल, तो ये लिखेंगे पहले, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन and broadcasting released draft broadcasting services regulation bill 2023। ये क्या एम करती है? which aims to bring regulatory framework in keeping with technological advancements in the sector। ठीक है ना, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो गई हैं, जैसे कि OTTs आ गए हैं, ठीक है ना, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो नए रूल्स एंड रेगुलेशंस ब्रॉडकास्टिंग से लेकर आ रहे हैं। ठीक है ना। सीक्स टू रिप्लेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसको रिप्लेस करेगा? सीक्स टू रिप्लेस एग्जिस्टिंग केबल टेलीविजन नेटवर्क्स रेगुलेशन एक्ट 1995। ठीक है, इसको रिप्लेस कर देगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या बनेगा? बिल कंप्राइज ऑफ, ठीक है, बस यही 2 पॉइंट्स आएंगे। पहले हमने लिख लिया, वो रिपीटेशन है थर्ड वाला। तो अब अर्थक्वेक आया दिल्ली के अंदर, ठीक है ना। द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सेल ब्रॉडकास्ट, अब यहाँ पे लिखेंगे सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम, दैट इज सिबास, शाबाश। ठीक है ना, सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम सिबास। अब यहाँ पर क्या है? नंबर 1 पॉइंट, ठीक है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, NDMAs, सिबास। ठीक है ना, टेस्टेड टू सेंड आउट mass alerts when natural disaster strike। ठीक है ना, वो कह रहे हैं और एक और
तो ये मतलब अब ये टेस्टिंग भी हुई थी, बहुत सारे फ़ोन्स में आया होगा, अगर आपके भी वो एकदम से वाइब्रेट होने लग गए थे फ़ोन्स, आपके भी हुए थे या नहीं बताना ज़रूर। मतलब वो कहते कि वहाँ पर ये मतलब दे काइंड ऑफ फेल, डिड नॉट वर्क। अब यहाँ पे नीचे जाके हमें पता चलेगा, वो कहते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर उसके ऊपर ही वो मैसेजेस भेजता है, ऐसे ही हर किसी को मैसेज भेजने लग गया तो बस हो गया काम, ठीक है। अब यहाँ पर हाँ, तो यहाँ पे एक तो ये वाला सिस्टम है और एक गूगल का अलर्ट सिस्टम है, ठीक है ना। गूगल अलर्ट क्या है, गूगल का अलर्ट सिस्टम जो है वो है। तो गूगल का अलर्ट सिस्टम क्या है, अब ये देखेंगे। एंड्रॉयड अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम, alerts and aims to provide people advance alerts with regard to earthquake, ठीक है जी। अब यहाँ पे नेक्स्ट, the spokesperson said earthquake alerts did go out immediately in many areas around the Indian-Nepal border where the shaking was strongest, pointing to screenshots posting online by social media users in the region. The company says it warns users only, यहाँ पे लिखेंगे it warns users only if the shaking in their area can expect to cross a value of 3.5 on modified Mercalli intensity MMI scale, a measurement of shaking during earthquakes that serves as an alternative to the Richter scale, ठीक है ना। तो रिक्टर स्केल का ऑल्टरनेटिव है, अगर एक ये वैल्यू क्रॉस करती है तभी जो है मैसेजेस जाते हैं, नहीं तो नहीं जाते। MMI वैल्यू ऑफ वीक शेकिंग और द यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्विस डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्केल सेज दैट ट्रॉमर्स आर फेल्ट क्वाइट नोटिसेबली बाय पर्सन्स इंडोर स्पेशली, तो उसे कम वालों को फील हो जाता है बट वो मे बी डेंजरस नहीं होते इसलिए भी। एज फॉर द सीबास विच इज द अलर्ट सिस्टम दैट वर्क्स थ्रू टेलीकॉम ऑपरेटर्स, ठीक है ना। सीबास कैसे काम करता है, वर्क्स थ्रू टेलीकॉम ऑपरेटर्स, ठीक है ना। टेलीकॉम ऑपरेटर से यूज करता है। नो अलर्ट वेंट आउट इन नॉर्थ इंडिया, ठीक है। इंटेंस शेकिंग, कॉमन एप्लीकेशन ऑफ सेल ब्रॉडकास्ट इंक्लूड डिलीवरिंग इमरजेंसी अलर्ट सच एज सिवियर वेदर वार्निंग, ये तो आपको आते होंगे अभी भी। अबाउट इवन फॉर यूजर्स हु सॉट ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, अब यहाँ पर एक इनकी वेबसाइट भी है, ठीक है, दैट इज seismo.gov.in, operated by Ministry of Earth Sciences, National Center for Seismology, ठीक है ना। ये भी इन्फॉर्म करती है अबाउट इट, वो क्रैश हो गई थी, बहुत सारे लोग चेक करने पहुंच गए। US अप्रूव्स फर्स्ट वैक्सीन अगेंस्ट चिकनगुनिया। चिकनगुनिया कैसे होता है, मच्छर से, ठीक है ना। ये जो वैक्सीन है फॉर दोज ओवर 18 ईयर्स के लिए है ये वैक्सीन, ठीक है। एंड वर्ल्ड्स फर्स्ट वैक्सीन फॉर क्या है, वर्ल्ड्स फर्स्ट वैक्सीन फॉर चिकन गुन्या virus spread by infected
मॉस्किटोज, ठीक है। डेवलप्ड बाय, ये लिखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेवलप्ड बाय यूरोप्स वेलनेवा, marketed under the name icy chick, you're looking like a chick, IX, ठीक है। ओवर द फूड एंड इसमें कर दिया। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वैक्सीन की मार्केट जो है कोविड के बाद ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। चिकनगुनिया जो होता है वो मच्छर काटने से हो जाता है, बहुत ही गंदा है, बहुत बहुत भयानक, ठीक है। प्रिंस हैरीज लॉ सूट अगेंस्ट डेली मेल पब्लिशर कैन गो टू ट्रायल, ठीक है। ये पढ़ते हैं। अ लॉसूट बाय प्रिंस हैरी, एल्टन जॉन एंड 5 other public figures accusing a newspaper publisher of using private detectives and listening devices to illegally snoop on them should go to, ठीक है, टू फुल ट्रायल। मतलब जो मतलब न्यूज़पेपर वाले हैं, प्राइवेट डिटेक्टिव्स हायर करते हैं, ये लोग कर क्या रहे हैं? द क्लेमेंट्स हु इंक्लूड जॉन्स हस्बैंड डेविड फर्निश एंड एक्टर एलिजाबेथ हर्ले एंड सैडी फ्रॉस्ट accused publishers Associated Newspaper Limited of unlawfully gathering information by bugging homes and cars and using deceit to obtain medical records. Medical records भी ये निकलवा लेते हैं। The judge rejected the publisher's argument that the case should be dismissed because the claims had not been brought within 6 years of the alleged offence. The case is one of several lawsuits brought in the UK by Mr. Harry, who has made it a personal mission to tame Britain's tabloid press. He blames the British media for the death of his mother, Princess Diana, who was killed in car crash in Paris in 1997 while she was being pursued by paparazzi. मतलब मीडिया वाले लोग भाग रहे थे इनके अगेंस्ट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे Prince Harry lawsuit against Associated Newspapers Limited can go to trial. Allegation: detectives hired to get personal information. Prince Harry blames British media for the death of his mother. Yes, so that is what Prince Harry is behind. Said that Princess Diana, that is his mother, was killed in a car crash in Paris in 1997 because was being followed by paparazzi, that is media, ठीक है ना? Apps. Now, Philippines, China ships in new confrontation. So why China and Philippines are always at loggerhead fighting? Because China जो है वो साउथ चाइना सी को सबका अपना समझता है, बेचारे फिलीपींस को अपनी जगह नहीं देने देता है। तो Chinese and Philippines vessels engaged in a new confrontation in South China Sea on Friday, with Manila मतलब Philippines charging that Chinese Coast Guard ship and accompanying vessels conducted dangerous maneuvers and blasted a Philippine supply ship with a water cannon in disputed waters. China responded that it acted appropriately under maritime law to defend what it says its territory. तो यहाँ पर चाइना का कह रहा है कि ये मेरी टेरिटरी में आया था, जबकि वो उसकी टेरिटरी नहीं है। Tensions have risen recently as China has blockaded an isolated Philippines marine outpost and second Thomas Shoal, also known as Ayungin Shoal. The Marines are based on a rusted old warship that the Philippines Navy grounded deliberately in 1999 to bolster its territorial claim. तो यहाँ पर इनकी शिप खड़ी है, यहाँ पर अब चाइना कहते नहीं ये मेरी जगह है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट चाइना इज यूजुअली डूइंग, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये वाले पॉइंट जरूर लिख लेंगे। टेंशंस हैव risen as China has blockaded isolated Philippine
marine outpost on 2nd Thomas, also known as Ayungin Marines are based on rusted old warship that Philippine Navy grounded in 1999 to make a territorial claim. They wanted to make a territorial claim. Right. So guys, if you want to buy anything, you can go to loggery.in. Loggery.in पे आपको हमारे lectures मिल जाएंगे, current affairs के lectures compilation, and you will also get mock test MSc 3 years and CUT PG, that is DU LLB का जो test होता है उसके mock tests are up on loggery.in. Do check them out. Bye bye. Take care. Thanks for joining in.